हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से एनुअल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे देखेंगे, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं बताएंगे। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है, इन क्वेश्चन को आपको केवल सॉल्व कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन से आपके जो भी क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम पे आएंगे तो 100% यहीं से आएंगे। चलिए आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपी बोर्ड के लिए अपन क्लास 10 में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि मोस्ट होंगे। कम से कम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को केवल आपको रिवीजन करना है। उन्हीं क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों से आपका 100% वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें केवल आपको 3 क्वेश्चन मोस्ट पढ़ना है, 140, 156 और 5005। इसका गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालने के बाद जो भी आपके पास संख्याएं आएंगी उन संख्याओं को गुणा करके आपको लिख देना है सीधा सा, और इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं करना है। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो संख्याएं दी होंगी जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। इसके बाद ये सूत्र जो हमें दिया गया है, दोनों दो संख्या को गुणा, मतलब जो हमें संख्या दी होंगी, जैसे 26 और 91 दिया है, इस 26 और 91 का गुणा कर देना है, और एलसीएम कितना है कि एचसीएफ कितना है कि वो हमें चेक करना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद ये कुछ चेक करने को दिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब जो संख्या दी है उनका गुणा कर दीजिए और एचसीएफ एलसीएम का गुणा कर देंगे तो आपको दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तभी आपका आंसर सही कहलाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि हमेशा थोड़ा सा डाउट में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास जैसे दिया गया एचसीएफ 306 और 657। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या लिखा गया है, परेशान नहीं होना बच्चों। 306 और 657 के एचसीएफ हमें 9 दिया है, ये एचसीएफ हमें दिया है। फिर आगे क्या बोला है, एलसीएम 306 और 657, मतलब ये संख्याओं का एचसीएफ हमें 9 दिया है और इन्हीं का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। कुछ नहीं, बस यही सूत्र में आप, ये सूत्र दिया गया, इस सूत्र में आपको रख देना है। एलसीएम आपको निकालना है, जो एचसीएफ में होगा दोनों संख्याओं के लिए 306 गुणे 657 और बटे में आप 9 कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से आपके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया है, शायद देखिए एलसीएम भी दे सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी में प्रश्न नहीं हल करना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर हमारा क्वेश्चन अगला क्या स्टार्ट होता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है और जब इसी मैदान का चक्कर करने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करके एक ही समय चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या ध्यान देना है। देखिए मान लीजिए एक साथ चले तो एक चक्कर, जैसे हमने यहाँ चलना प्रारंभ किया यहाँ से और ये पूरा घूम के उसी स्थान पे किसी को कम समय लगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे सोनिया दिया, सोनिया के रवि जो होता है वो 12 मिनट में पहुंच जाता है और सोनिया जो होती है वो थोड़ा सा लेट पहुंचती है, उसको उसी जगह पे आने में 18 मिनट का समय लग जाता है। तो एक बार घूमेंगे तो सोनिया रवि जल्दी पहुंच गए, सोनिया लेट पहुंची। फिर दोबारा घूमेंगे, दूसरा चक्कर भी लगा के 24 मिनट में लगा लेगा दो चक्कर, तो सोनिया को 36 मिनट, तो लगाते 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 124 जो रवि होगा उसके पीछे आ जाएगा, मतलब टाइमिंग जो होगी वह बढ़ती जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि टाइमिंग हमारी बढ़ती जाएगी, जो संख्या दी है इससे ऐसा लग रहा है कि इनसे हमारी बड़ी संख्या आ रही है, तब आपको निकालना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद हमारे पास कुछ अपरिमेय संख्या होंगी जिनको सिद्ध करने के लिए आएगा, जैसे आ सकता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही क्वेश्चन डबल होगा, आपको याद रखना है। 6 धन, यहाँ पे 6 धन √2 होगा, थोड़ा सा 19 हो गया, देख लेना है, बुक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये लिखा 3 धन 2√5 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, और 5 ऋण √3 अपरिमेय संख्या। इसमें भी हम आपको सबसे मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं
दो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। फोर्थ और फिफ्थ नंबर यही एग्जाम पे आपके आएंगे, बाकी ये भी इजी है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको नियम याद रखना है, नियम से आपको केवल देखना है कि कौन सा हमारा हल हो सकता है। केवल आपको इतने ही क्वेश्चन आपको केवल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इसके अलावा आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे अपन आते हैं। ये आपको ग्राफ से 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ में बताएगा शून्यकों की संख्या। तो चलिए लिखा किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिए गए। ये हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ में आपको हम सिंपल सा ट्रिक एकदम बता रहे हैं, आपको याद रखना है हमारे पास ये x अक्ष कहला जाएगा, ये y अक्ष कहलाएगा। इसके अलावा तीसरे आपको कौन सा देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया, x y अक्ष के ऊपर देखिए, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, ये आपकी ग्राफ कहला जाएगी। सेकंड नंबर देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ कहलाएगा। इसमें ये देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर ये गया, फिर घूम के ये ग्राफ कहलाएगा। तो सभी में आपको याद रखना है, इनमें से कोई एक आ सकता है, घुमा के भी दे देगा तो भी आपको परेशान नहीं होना है, इजी सा है एकदम। जब हम बताएंगे भी तो आप आसानी से कर लेंगे। बोला पी एक्स के शून्यकों की संख्या, आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में पी वाई के शून्यकों की संख्या भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि आप लोग रट लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या पढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन आएगा पी वाई के शून्यकों की संख्या और आप जल्दबाजी में गलती कर दी। तो आपको पढ़ना कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछा है कि पी वाई के शून्यकों की संख्या बोला। यहाँ पे हमको पी एक्स के, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या थी। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे एक्स में कितनी बार टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक्स वाई लाइन को, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा वाई वाई लाइन को। तो आपके आंसर में लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है कि फर्स्ट नंबर डाल के 0, या आपको ये लिखना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर में 0 कर देना है। इसमें अभी देखिए कि ये ग्राफ जो है एक्स वाली लाइन को यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉस करो कितना हो जाएगा 1, लिखना पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1 लिखना है। यहाँ पे देखिए 1, ये नहीं काउंट करना, हमको एक्स में देखना है, 2 3, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 3। यहाँ पे देखें कितनी हो जाएगी 1 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी होगी बताइए आप लोग, 1 यहाँ पे 2, क्योंकि टच करेगा, यदि टच कर रहा है तो एक बार होगा, यदि क्रॉस यहाँ पे क्रॉस किया है ना, इसलिए अपन 2 बार काउंट किया, टच करेगा तो एक बार 1 2 3। इसके अलावा कोई भी आपको ग्राफ दे देगा, बस आसानी से आप बता देंगे। पर याद ये रखना कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछा है कि पी वाई की संख्या, जल्दबाजी में गलती मत करिए। फिर इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में क्वेश्चन है कि फिर 3 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकते हैं, कि हमारे पास यदि कहीं में द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास द्विघात बहुपद दिए हैं x² - 2x - 8। आपको ये याद रखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आता है, वो भी आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। बहुपद और समीकरण में कोई अंतर नहीं है, बहुपद बोलेगा तो क्या बोलेगा, शून्य निकालने के लिए बोलेगा, और यदि समीकरण बोलेगा तो क्या निकालने के लिए बोलेगा, यदि समीकरण बोलेगा तो मूल बोलेगा। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस रूप में दिए गए, ये जो लिखा है ax² प्लस bx प्लस c का मतलब क्या होता है, पहले चर राशि की बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद को लास्ट में लिखना है। हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहले वाले में तो ठीक है दिया है, दूसरे वाले में भी दिया है, लेकिन तीसरे वाले में क्या दिया कि बड़ी घात, फिर बहुपद, फिर छोटी घात। इसको पहले हम सही तरीके से क्या लिखेंगे, 6x² 7x और 3, इस रूप में पहले लिखेंगे, इसके बाद इनको हल करेंगे, इनके शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद फिर आंसर चेक कर लेना है। ये भी आप पढ़े होंगे, इसको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया t² - 15। अब आपको हम एक बात बता रहे हैं, t² - 15 है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देगा कि t² - 15 बहुपद t² - 15 के शून्य होंगे, आपको दे देगा कि प्लस माइनस √15 या कि फिर माइनस √15 और माइनस √15, ये भी आपको दे देगा। तो जल्दबाजी में अगर ये भी लिखा है ना तो आपको याद रखना है, ये नहीं लिखा मान लीजिए तब क्या लिखा है 15 और माइनस में √15, तो आपको याद रखना कि अगर ये लिखा 2 बार, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, गलती कर देते हैं। बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि अगर √15 लिखा प्लस और माइनस, मतलब ये 2 बार लिखा है, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना
उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट क्या दिया गया है, अपोजिट यहाँ पे हमको ये दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, यहाँ पे कि शून्य दिया गया था। पहले वाले क्वेश्चन में शून्य के बहुपद दिया गया था, हमें शून्य निकालना था। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमको शून्य के दिए होंगे, शून्यों का योग दी, शून्य नहीं शून्यों का योग फल और गुणनफल। आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, ये देखना है कि ये जो हमें दिए गए हैं ये शून्य के दिए गए हैं कि शून्यों का योग फल और गुणनफल। हमें क्या दिए गए हैं, शून्यों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, शून्यों का योग फल और गुणनफल दिया है। तो पहले आप लिखेंगे हमारा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अल्फा और क्या है, बीटा है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अल्फा बीटा में शून्यों को योग दिया है, गुणनफल जाके शून्य के दिए गए हैं, हमें दिया शून्यों को योग फल गुणनफल। मतलब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -1। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि शून्य के दिए गए हैं कि शून्य की शून्यों को योग फल दिया, गुणनफल दिया गया। अक्सर बच्चे मान लीजिए घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि शून्य के दिए गए, तब फिर आपको क्या करना है, शून्य के शून्यों का योगफल निकालेंगे। शून्य का मतलब एक दिया होगा हमें अल्फा का मान और दूसरा हमें दिया होगा बीटा का मान। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। तो हम आपको द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप बता देते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान। और याद रखिए कि मान हमें दिया किसका, अल्फा प्लस बीटा का दिया है, अल्फा और बीटा का दिया है। ये जरूर आपको याद रखना। बस इसी में सब क्वेश्चन आने वाले इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर पे। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण अपन देखेंगे। द्विघात समीकरण में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, या कि ऑब्जेक्टिव के अलावा आपके 1-2 नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमें दिए गए होंगे दो चर रैखिक समीकरण है। हमारे पास दो चर राशि होंगे, रैखिक समीकरणों का योग। मतलब हमारे पास कितने समीकरण होंगे, 2 समीकरण होंगे। ये दोनों समीकरणों में आपको क्या रखना है कि क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन को आराम से देखना है कि क्वेश्चन आखिर हमारा कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन। तो ये हमें अनुपात पहले क्या दिया गया है कि अनुपात की तुलना कीजिए। मतलब पहले हमें क्या निकालना होगा, a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और फिर c1/c2 का मान। इनका मान हमें निकालना होगा। और मान निकालने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पड़ेगा कंडीशन आखिर हमारे पास क्या बन रही है। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि कोई भी समीकरण होगा सबसे पहले किस रूप में लिखना पड़ेगा, ax plus b/c is equal to 0। क्योंकि पहला समीकरण है तो a1x b1/c1 बराबर 0। दूसरा क्या बन जाएगा, a2x b2/c2 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। इस रूप में समीकरण को लिखना है। समीकरण लिख दिए, पहला वाला मान किसका हो जाएगा, a b c। पहला नंबर 1 1 1 कर दीजिए। फिर दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 और c2 हो जाएगा। आपको इन समीकरणों के रूप में लिख देना। पर याद रखना कि यदि बराबर के बाद में 0 हो तो बराबर के बाद में दूसरे समीकरण में भी आपको 0 करना है। ऐसा नहीं करना है कि बराबर का 0 है और यहाँ पे बराबर के बाद में हमने x और y वाले मान को रख दिया। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप सभी का अनुपात निकाल दीजिए। तो पहले a1/a2 का अनुपात निकाल दीजिए, फिर b1/b2 का अनुपात निकाल दीजिए और इसी प्रकार c1/c2 का। फिर आप तीनों को बराबर में लिख दीजिए, a1/a2 बराबर कर दीजिए b1/b2 और बराबर कर दीजिए c1/c2। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो क्या मान है, ये a1/a2 b1/b2 मान लीजिए, ये बराबर क्रॉस कर दीजिए। फिर आप ये देखिए तीनों में कंडीशन क्या होती है, तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है, समपाती होती है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे आपको एक्सरसाइज 3.1 इसके पहले ही आपको सारणी दी होगी, उसमें दिया होगा कि यदि ये कंडीशन होती है तो प्रतिच्छेद करती है, समांतर की क्या कंडीशन होती है, समपाती की क्या कंडीशन होती है। तो बुक में आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले में टॉपिक में आ सकता है, यही चीजें आपको करना, पूछेगा संगत है या असंगत है। तो बस आपको यही कंडीशन निकालना है। इसकी जस्ट सारणी पे नेक्स्ट में कॉलम में यही आपको दिया होगा कि संगत है या असंगत है। और एक बात और आपको याद रखना है कि सभी चैप्टर के जो समरी होती है, सारांश पाठ
के लास्ट में सारांश दिया होता है, सारांश आपको पढ़ना है, वहीं से आपके 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 से 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके वहीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म होगा, हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म होगा और इन समीकरणों का हल करना होगा विलोपन या प्रतिस्थापन से। 3 नंबर का कन्फर्म है यहाँ पे आपका विलोपन या प्रतिस्थापन। कुछ बच्चे कहते हैं सर विलोपन नहीं बनता, प्रतिस्थापन हमसे बनता है, कुछ कहते हैं प्रतिस्थापन नहीं बनता, विलोपन बनता है। तो ठीक, अगर क्वेश्चन आपका ये याद हो जाएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, अगर केवल इतना क्वेश्चन आ रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो कोई विधि आप लगा सकते हैं, जो भी विधि आपसे आ रही है, जो भी मेथड आपसे आ रहा है, उस मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी वैल्यू जो चल रही है उनके मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विलोपन विधि से हल कीजिए और आपसे बन ले प्रतिस्थापन विधि, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको याद रखना है कि आखिर विधि का नाम लिखेगा तब प्रॉब्लम होगी। समय होता है, विधि आप सीख लीजिए। दो ही विधि है, कौन सी ज्यादा विधि है, विधि आपको पढ़ना है तो आपके जो ये क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x धन 4y, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, आपको याद रखना है, तो आप देख लीजिएगा दिया होगा थोड़ा सा, और -24 दिया। ये दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और बोला m का मान निकालिए। m का मान कब निकालना है, यदि हमारे पास समीकरण यहाँ पे दिया है, m का मान निकालेंगे तो हमारे पास x और y का मान पता होना चाहिए। कोई भी विधि यहाँ पे नहीं लिखा है विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कीजिए, तो आप कोई भी विधि आप इसमें लगा करके सॉल्व कर सकते हैं और इस समीकरण में मान आप रख देंगे तो m का मान आसानी से मिल जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले बात आपको इसको संख्याओं को मानना पड़ेगा। हमारे पास दो अंकों की संख्या बोला ना, दो संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या y, दूसरी संख्या जो भी आप पढ़े होंगे वो आप कर सकते हैं। इसके पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कोई भी डेरिवेटिव क्वेश्चन, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी विधि लगा के आप हल कर दीजिए, उसको कोई चाहे विलोपन लगाइए प्रतिस्थापन लगाइए, बस आंसर से मतलब है, आपको ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए लास्ट में आता जरूर लिखिए। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या कीजिए। तो आपको ध्यान दे देना कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, सबमिट हो गया है, नंबरिंग नहीं की गई है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। आपको याद रखना है इस तरीके से क्वेश्चन, बल्ले और गेंद की जगह में पेन पेंसिल भी आपको कह सकता है। तो ये नहीं याद रखना है कि सर यहाँ बल्ले और गेंद वाला पता है मोस्ट क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में आ गया पेन और पेंसिल वाला, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन वही, हाँ ये हमने ये बताया है कि गेसिंग क्वेश्चन है, इतने जो विद्यार्थी नहीं पढ़े इन क्वेश्चन को केवल सॉल्व करें तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके बाद ये भी और जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ये भी हमारे मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 4 में आते हैं, द्विघात समीकरण है। तो जैसे आप द्विघात बहुपद पढ़े हैं सेम उसी तरीके से द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगा, बराबर का 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर या फिर 2 नंबर क्वेश्चन, चेक करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे x का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2x, इसको पूरा सॉल्व करिए, फिर आप देखिए कितना आ रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि आंसर आखिर इसमें कितना आ रहा है, द्विघात अब अधिकतम का देखना है। मान लीजिए किसी आप समीकरण को सॉल्व किए और उसमें अधिकतम पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, पावर पे 3 आ गई है। कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंसर इतना आ गया x क्यूब लिखा माइनस स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे 2 आ रहा है। अरे भैया आप ये देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है समीकरण की, कोई पूछेगा द्विघात समीकरण का अधिकतम घात बताइए, देखो समीकरण की घात है, तो घात आपको क्या देना, पावर ऑफ जो मैक्सिमम होगी, अधिकतम घात कितनी है, 3 दिया होगा, ये नहीं कहेंगे सर हाँ 2 दिया तो द्विघात समीकरण है, नहीं, अधिकतम घात कितनी है, 3 दी गई है ना, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमने बता दिया कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये कहते हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 ही क्वेश्चन बता दीजिए भैया, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन, मेथड आपको हम बता रहे हैं, मेथड के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी से हो सकता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन के द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कुछ हमारे पास समीकरण दिए गए हैं, इनके क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। जैसे आपको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से मान लीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। समीकरण बोलेगा तो मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, बहुपद बोलेगा तो शून्य बोलेगा, और बराबर है वही। यदि आपसे सेकंड चैप्टर बनेगा तो फोर्थ चैप्टर आपको आसान एकदम होगा, वही विधि आप लगा सकते हैं। इसमें आपको समीकरणों को हल करने कौन सी विधि आप लगा दीजिए। अब आपके पास दो विधियां बताई गई आपके चैप्टर 4 में, केवल दो, पहले 3 विधि हुआ करती थी
केवल दो ही विधि है। पहली विधि आपको कौन सी दी गई है? पहली विधि गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि क्या दी गई है आपको? दूसरी विधि यहाँ पे हमको जो बुक में हमारी दी गई है वो द्विघाती सूत्र, एक द्विघाती सूत्र दिया गया है जिसको श्री धराचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उस सूत्र का, हाँ ये भी क्वेश्चन किसमें आता है, द्विघात सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? श्री धराचार्य जी ने किया। वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है उसमें हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, जो कि अभी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के मैथ के एमपी बोर्ड के जो कि अभी क्वेश्चन में आया था, आपके प्री बोर्ड क्वेश्चन में भी आया था कि गणित तत्वों का राजकुमार किसे कहा जाता है, वहीं से बीच से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो इनको आपको सॉल्व करना, कोई भी विधि आप लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें दो तीन चीजें पूछेगा, जैसे क्या करेगा कि मूलों का अस्तित्व, मूलों की प्रकृति ज्ञान करने के लिए क्या बताना है, मूलों की प्रकृति ज्ञान करने के लिए पहले क्या बताना है, उसके फॉर्मूला सिंपल सा होता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, डी का मान निकाल दीजिए, डी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा के। अभी देखिए डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है कि जीरो आ रहा है। यदि जीरो होगा तो बराबर मूल होंगे, माइनस में यदि आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो कोई मूल नहीं होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में यदि प्लस में आता है तो दो वास्तविक मूल होंगे, बराबर नहीं, वास्तविक होंगे। आपको याद रखना है मूलों की प्रकृति में दे रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कब करना है? जब प्लस में आएगा, जब जीरो आएगा तब आपको हल करना है। यदि माइनस में आएगा तो देना कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तब क्यों हल करेंगे? ये आपको इतना भी पूछ सकता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यही मान इतने ही पूछ दिया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आप सॉल्व कर दीजिए, ए का मान शुरू में, बी का मान सी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आपको इसमें के का मान निकालिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप के का मान निकालिए, उसके दो मूल बराबर, जब दो मूल पहले से बराबर उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए का मान बी का मान आप रख दीजिए, 0 कर दीजिए, हल कर देंगे तो आपको के का मान आसानी से मिल जाएगा। इसी में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन क्या देगा, ये समीकरण दिया है, बोल देगा वियुक्त कर ज्ञात कीजिए, दिया है मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, वियुक्त कर ज्ञात करेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे, है तो वही बात। मूलों की प्रकृति कीजिए, यदि वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए। सेकंड थर्ड नंबर पे जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बस इन्हीं तीनों में क्वेश्चन एकदम आसानी से क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना। फिर इसके बाद यदि विद्यार्थी और पढ़ना चाहें तो बच्चों दो तीन क्वेश्चन आप और छोटे छोटे सॉल्व कर लेना है, इन्हीं क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन बातों को थोड़ा याद रखना है, बस इसमें आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, समीकरण बनाते बन जाएगा तो आप आसानी से कोई भी विधि लगा के आप हल कर सकते हैं। अगला हमारे पास चैप्टर आता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी की परिभाषा पूछ लिया तो क्या करेंगे आप याद रखें, समांतर श्रेणी परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या होती है। फिर समांतर श्रेणी का इसको शॉर्टकट फॉर्म में होता है एपी लिखा जाता है, ए से ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में पूरी समांतर श्रेणी नहीं लिखा, एपी बस लिख दिया तो आपको क्या लिखना, मान लीजिए आ गया एपी का व्यापक रूप लिखिए, जबकि पूरा लिखिए तो अच्छी बात है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, और एपी लिखा मतलब एपी का मतलब ही समांतर श्रेणी का इंग्लिश में नाम होता है, आपको याद रखना ये होता है एपी का व्यापक रूप। इसके बाद ए क्या होता है, पहला पद, बी होता है सार्वमांतर, आपको याद रखना है। फिर हमारे पास इसमें क्या दिया, प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद सार्वमांतर नहीं होता, ए का मान और डी का मान दिया है, चार पद ज्ञात करना है, हमने आपको ये बता दिया है, अभी हम ज्ञात करते जाना। सिंपल सा तरीका होता है, यदि मान लीजिए तीसरा पद बोला है तो क्या करना है, ए प्लस डी में एक कम करके लिख दीजिए, 2d हो जाएगा। 10वां पद बोलेगा तो क्या करना है, ए प्लस डी में एक कम कर दीजिए, 9d हो जाएगा। 20वां पद क्या होगा, ए प्लस 19d होगा। आसानी से ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार यहाँ से भी बोला है कि सार्वमांतर समीकरण आपको एपी दी गई है, प्रथम पद सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, देखिए आपको याद रखना है सबसे शुरू में जो लिखा है स्टार्टिंग में वो ए का मान कहलाता है, अब डी का मान कहाँ से आ जाएगा, तो अगले वाले पद में पहले वाले पद को घटाना है, जैसे कि 4 में 2 को आप घटा दीजिए, 8 में 4 को घटा दीजिए, 16 में 8 को घटा दीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है एपी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 3 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आ रहा है, मतलब सभी पदों का अंतर बराबर नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना है कि आप 4 में 2 घटा दीजिए तो नहीं, आपको ध्यान देना सभी इसी तरीके से आपको पहले चेक कर लेना। फिर बोला है एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको याद रखना है डायरेक्ट पूछे तो क्या करना है, 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d, d में कम कर देना, a और d का मान रख दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। फिर कुछ छोटे छोटे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, ये जितने भी क्वेश्चन हम दिए हैं ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना, यही पेपर में एक आएगा।
हमने बच्चों को फिजिक्स क्वेश्चन भी बताया था 12th के फिजिक्स का, जो कल एग्जाम हुआ है 13 तारीख को हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब एकदम इजी क्वेश्चन बताया गया था। वही क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना कि यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5 और सपना पद 9 दिया है। तीसरा पद दिया है 5, सपना पद 9, तो एक एपी बना। एपी बनाने के लिए ए और डी का मान पता होना चाहिए, बस बाकी सब इजी है। दो अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो पहले आपको ये पता करने वाले कि दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है कहां तक एंड होती है, फिर हम चेक करेंगे 3 से। ये आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी होते हैं, आप याद रख लीजिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 11 से लेकर के 16 तक कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। यहाँ पे एक एपी में 50 पद, इसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। तो हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, तीसरा पद तो ठीक हमें 12 दिया है, लेकिन अंतिम पद 106, तो अंतिम पद क्या लिख देते हैं, एन का मान 106 लिख देते हैं। यही पे आपका गलत हो जाता है, एन का मान 106 नहीं लिख दिया। आपको ये देखिए ना कि पद कितने दिए गए हैं। यदि यहाँ पे एबी में 50 पद हैं, ये नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट ए बराबर 106 लिख देते, लेकिन 50 पद है, मतलब ये 50 नंबर वाला पद जो है 106 दिया, मतलब ए 50 का मान 106 और ए3 का मान कितना 12 है। तो पहले दोनों को जब हल करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे, तब और तीसरा पद क्या होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 28 डी होता है, मतलब ए और डी का मान पहले निकालना होगा। तो आप दोनों को हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ये सब दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 14 नंबर क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 हालांकि सभी क्वेश्चन हम मेन क्वेश्चन ही बता रहे हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है कि एनमा पद, ये एन को मान दिया गया, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। योग वाला फार्मूला होता है एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2, तो कोष्टक में 2a प्लस n माइनस n इंटू डी। तो आपको पहले इसमें n की जगह पे 1 रखना है तो पहला पद मिलेगा, n की जगह में 2 रखना है तो दूसरा पद मिलेगा, n की जगह 3 रखना है तो तीसरा पद मिलेगा। एक लाइन से पहले 1 2 3 पद हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास एपी मिल जाएगी। जब एपी मिल जाएगी, ए और डी का मान मिल जाएगा। n का मान ऑलरेडी 24 है, बोला प्रथम 24 पदों का योग, n का मान दिया है 24, a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, जो बोला है तो n की जगह 24 रख दीजिए, एसएन वाला फार्मूला लगा दिया, आंसर आ जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ये एकदम यही मोस्ट क्वेश्चन है, इनका योग क्या कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक का योग क्या होगा, पहले एपी आप बनाइए, उसके बाद आप कर दीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इनको भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर हमारा होगा 6 चैप्टर, जो कि ये त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में दिया गया है। त्रिभुज में 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण बताइए, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं उनके भी 2 आप डायग्राम बना के बता सकते हैं। एक और चीज पूछता है कि समरूप त्रिभुज यदि है तो उसके गुण क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, वहां पे दिया होगा समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो आकृतियां समरूप हैं, दो त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो उनके क्या क्या गुण होने चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिख पाए। बताइएगा कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो हमारे पास चतुर्भुज दिए गए हैं, ये बराबर है कि नहीं, समरूप, सॉरी बराबर नहीं, समरूप, समरूप है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है, बुक में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए गए हैं, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट है, यही पेपर में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा जरूर याद रखना है। तो ये 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चले, मतलब ये खंभे की ओर चल रही है लड़की, बल्ब भूमि से 306 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, खंभे 4 सेकंड में लड़की की छाया की लंबाई जब चलेगी कितने देर। क्वेश्चन आपको देख लेना है। इस क्वेश्चन में आपको मान निकालने के लिए बोल देगा, सभी के अलग अलग मान निकालिए, ये भी आपको याद रख देना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखने के लिए आ सकता है, कभी कभार ये भी कह सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर जो थर्ड नंबर जैसे 6 नंबर क्वेश्चन भी दिया है, कुछ बच्चे डाउट होते हैं जो कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग 9 चैप्टर 9 पार्ट में 9वें अध्याय में दिए गए क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर का, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर कोण बीएसी, और यहाँ पे क्वेश्चन रोगानित हो गया है, बुक से आप मिला लीजिएगा। दर्शाइए कि सी स्क्वायर बराबर सीवी इंटू सीडी, ये आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन, 9 10 नंबर क्वेश्चन आपको माइंड में बैठा लेना, इनको रट लेना, एकदम से रट लेना, और यही पेपर में आने वाले हैं। कोण पी का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें ये बताइए कि ईसी की दोनों बराबर, इसमें ईसी का मान निकालना है और इसमें एडी का मान निकालना है। बच्चों आपको याद रखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिस प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, उसका
का यूज करके आप इनमें मान आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें भी याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों और एक क्वेश्चन ये, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम, जिसमें 50 क्वेश्चन उसमें केवल आपको हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आएगा, ये भी आप कर सकते हैं, जो विद्यार्थी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी पढ़ सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन घुमा के दे तो आपको याद रखना थोड़ा सा। फिर आता हमारा 7वें चैप्टर में, 7वें चैप्टर में हमारा क्वेश्चन है क्या पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हमको क्या देखना है कि हमारे पास इसमें दो चीजें आपको याद रखना। इस चैप्टर में आपके दो ही फार्मूले हैं, एक होता है बीच की दूरी और दूसरा होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, बीच की दूरी, सूत्र सबसे पहले आपको पढ़ना है। सूत्र नहीं पढ़ेगा कैलकुलेशन नहीं आएगी, सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं, कितना भी कोई मेन क्वेश्चन चाहे तो आपको बता दें। हमारे पास दो चीजें, दो क्वेश्चन सभी में ये 2 पॉइंट देंगे, बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, अंडर x1 बाई 1, ठीक है, x2 - x1 फिर y2 - y1 रूट में होता है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए संख्या की जगह पे a b देखिए तो परेशानी क्या होना है, अगर संख्या दी है संख्या रख दीजिए, चर राशि आप रख दीजिए। फिर दर्ज कीजिए कि संरेखित कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों से समदूरस्थ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। y के मान, ये मोस्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट है, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे 5-6 भी दिए गए हैं, सब तरह का क्वेश्चन आपको देख लेना है। चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये विभाजन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बीच की दूरी से यूज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.2 में है, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 7.2 7.2 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन है। बताइए 15 क्वेश्चन केवल आप हम 4 क्वेश्चन बताए, इनमें आपको कभी कभार क्या बोलेगा, उस बिंदु को बताना है जो एक रेखा को समद्विभाजित करती है। कभी कभार ये बोलेगा कि समद्विभाजित करती है, कितने अनुपात में विभाजित की है। कभी कभार आपको ये भी कह सकता है, तो आपको याद रखना है। फिर एक आपको क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है 10वां नंबर, वृत्त का व्यास वाला, इसमें आपको याद रखना है कि ये मान जो दिया होगा x y का होगा मान, और ये जो दिया होगा x1 y1 का होगा। हमको x2 y2 का मान निकालना होगा। लेकिन फिर यदि आप इसको मान लीजिए x2 y2 मान लेंगे तो x1 y1 का मान निकालना होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है, एकदम मोस्ट क्वेश्चन एकदम इसको आपको पढ़ लेना है। और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। चलिए विद्यार्थियों, अब हमारे पास 8 चैप्टर आ गया है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन चैप्टर होता है। इस साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम को त्रिकोणमिति जाती है। ये यदि त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम आपको अभी जा रही है, यदि आप ये सोचें कि हमको मैथ लेके पढ़ना है, फिजिक्स लेके पढ़ना है, हमको बायोलॉजी लेके, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मैथ तो रहेगी, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि मैथ से पीछे छूटे तो भैया यदि आर्ट लेके भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में आपको पूरी स्टैटिक सांख्यिकी मिलेगी या कैलकुलेशन सब में मिलेगी आपको, मैथ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यदि हमारे पास चलिए क्वेश्चन क्या दिया कि tan a बराबर 4/3 दिया है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन मोस्ट है। मान लीजिए tan a की जगह कुछ और दे दिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया कि 15 cot a बराबर 8, अब इसको तो घुमा दिया क्वेश्चन, तो 15 का पक्षांतर कर दीजिए तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। sin और sec का मान ज्ञात, पर याद रखिए sin और sec का बोले तो sin और sec का निकालिए, और बाकी चीजों का बोला तो बाकी का आप मान निकाल दीजिए। पर आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि दिए कैसे, कि घुमा के दिए, याद रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है tan a, यदि tan a सत्यापित कीजिए कि 2 sin into cos a बराबर a। यहाँ पे क्वेश्चन होता है tan a बराबर कुछ दिया है, नहीं दिया इसलिए लिख रहे हैं, तो आपको बुक में थोड़ा सा मिला करके लिख देना है, ध्यान देना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है tan a बराबर 1/3 sin a, तो tan के दिए है ना, तो sin और cos का मान निकाल दीजिए। पर आप कहते हैं कि कोण हमारा कहाँ पे बन रहा है, न्यून कोण आपको ध्यान देना है कि a में बन रहा है कि c में बन रहा है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि a की जगह पे c कर देते हैं, c की जगह पे a कर देते हैं, तो वहीं पे सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो आपको न्यून कोण का ध्यान देना है कि हमारा कोण बन कहाँ पे रहा है ना, हमारा कोण बन कहाँ पे रहा है, वो चीजें आपको याद रखना है। जैसे हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज बना है ना, अब यहाँ पे हमको किसका मान दिया गया है, a दिया गया है। यदि हम a यहाँ पे मान रहे हैं तो ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लंब यहाँ मानते हैं और जल्दबाजी में यहाँ लिख देते हैं a और b और यहाँ पे लिख देते हैं c। यहीं पे गलती होती है। सारा खेल a और c का, ac का खेल है भैया, आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना। यदि हमने लंब यहाँ माना है तो कोण आपको यहाँ बनाना है, ए यहाँ पे बनाना है, याद रखना, बार बार बता रहे हैं। यदि आप यहाँ ए बना देंगे, लंब इसको मानेंगे तो सारा खेल खत्म, सब कुछ गलत हो जाएगा। कितना भी करके आइए, एक नंबर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है।
इसके बाद और जो भी क्वेश्चन है सब देखते जाना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, AP बराबर 5, कोण का मान दिया भुजा BC। तो आप कह रहे एक भुजा का मान दिया है, एक कोण का मान दिया है, दूसरे भुजा को आप देखिए कि लंब का मान दिया है कि आधार का मान दिया है, बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें जो है देखिए 7 फर्स्ट और सेकंड नंबर स्टार लगे, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसमें पांचों क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर दीजिए, इससे ज्यादा आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 नंबर और कम पढ़ना है, पहला दूसरा नंबर पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर। एक 8वें नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत सरल है। tan a + b का मान दिया, tan a - b का मान दिया, a और b का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो विलोपन विधि वाला फार्मूला आप लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। फिर कोण ए के अन्य सभी कोणमितीय अनुपातों को सेक में लिखिए, मतलब कोण ए के कोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, sin cos tan cosec sec और cos, सभी को sin a को लेकर के चलिए, आंसर में सेक आना चाहिए। कोण ए की जगह कभी कभार बोल देता है कि sin a को cos a के पदों में व्यक्त कीजिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपके जो मोस्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको केवल याद रखना है। बुक में आपको 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कौन कौन से पढ़ना है, पहला दूसरा चौथा छठवां। हम इसीलिए 4 और 6 नंबर डाला, जिससे आपको ये पता है कि हाँ ये बुक में चौथे नंबर पे और ये 6वें नंबर पे है। इन्हीं क्वेश्चन को केवल आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहीं से एक क्वेश्चन यदि मेन मान लीजिए फिर सब मेन में आ गया था, दूसरा आ गया, तो अरे भैया तो एक क्वेश्चन आपको करना है, मेन अथवा थोड़ी ना दोनों करना है कि आपको मेन भी करना है अथवा भी करना है। यदि मान लीजिए मेन क्वेश्चन में नहीं है तो अथवा में तो आ ही जाएगा, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। 9 चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा चैप्टर बच्चों के लिए कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे वो उन्नयन और नमन कोण ही नहीं पहचान पाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन सभी एकदम मोस्ट क्वेश्चन सभी दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आपको आराम से डबल कोण वाले यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको सिंगल कोण वाले पढ़ लीजिए, किस्मत में आती तो सब कुछ बढ़िया होगा। यदि साथ नहीं दी तो क्या कर सकते हैं, पढ़े तो थे नहीं, कम से कम मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े तो क्या कर सकते हैं ना। और आपको कोशिश ये करना है कि जो ये क्वेश्चन है मोस्ट दिए गए, केवल आपको इतने ही मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये केवल जो हमारा कंप्लीट जो हम बता रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन, पूरा 14 चैप्टर तक हम पूरा बता रहे हैं, एक तरफ से पूरे बढ़िया क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप यूट्यूब चैनल हमारा जैसे जीनियस अकेडमी बाय अमर सर दिए हैं, इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो भी वीडियो होंगी आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद इस सेशन के लिए हम क्वेश्चन ही बताएंगे। अगला सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं की वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना, केवल आपको 11 क्वेश्चन पढ़ना है। आपके पूरे इसमें चैप्टर में कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन है ना, आपको केवल 11 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। 10 पार्ट हमारा शुरू होता है वृत्त के बारे में सर्कल, इसमें को ध्यान देना है। ये कुछ प्रमेय दी हो, जैसे एक प्रमेय दी है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है एक ही, और एक हमारे पास प्रमेय ये दी होती है 4 और 6। तो 1 4 6 3 में एक प्रमेय आती है, सॉरी 1 3 और 6, इन प्रमेय को आप सॉल्व कर लेना है, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 5वें है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दीजिएगा, तो आपके याद रखने की स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, ये परिभाषाएं भी आपसे पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन और हमारे पास दिए गए जो कि 3 नंबर में आ सकते हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इतना भी आप पढ़ लिए हैं, 6-7 नंबर तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। फिर आपके 11 पार्ट में आते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमारे पास 2 चीजें हैं, वृत्तखंड त्रिज्यखंड। बस आपको दिया गया है क्या क्या चीजें, पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिया कितना कितना। जैसे बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश का मतलब त्रिज्यखंड ही होता है, एक वृत्त का 4 टुकड़े करेंगे तो चतुर्थांश त्रिज्यखंड बनेगा। परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले वृत्त की परिधि के सूत्र लगाकर के आपको त्रिज्या का मान निकालना है। जब त्रिज्या का मान मिल जाएगा तो बोला है चतुर्थांश, मतलब जब पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो जब 4 भाग करेंगे तो एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और परिधि के साथ त्रिज्या का मान निकाल देंगे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यदि घड़ी आपकी पूरी वृत्ताकार, कुछ बच्चे बोल देंगे कि मान लीजिए यदि घड़ी स्क्वायर हो गई, तो अरे बाबू पहले आपको ये ध्यान देना है कि घड़ी हमारी यहाँ पे वृत्ताकार है, वृत्त आप पढ़ रहे हैं ना, तो घड़ी आपको वृत्ताकार मानना है, ये नहीं पढ़ना है कि आपको घड़ी को स्क्वायर वर्गाकार की मान लेना है। 14 सेंटीमीटर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि 5 मिनट जब घूमती है तो कितने एंगल पे घूम जाती है सुई, वो भी ध्यान देना है ना। तो पूरी तो 12 घंटे लेना है, पूरे 360 में आपको क्या करना है, 12 का आपको भाग दे देंगे, तो जब 12 से डिवाइड कर देंगे थीटा का मान मिल जाएगा कोण। इसके बाद आपको याद रखना है कि संगत लघु वृत्तखंड संबंधित, और आपको
ध्यान देना कि पाई का मान 3.14 बोलेगा तो 3.14 ही रखिएगा, जल्दबाजी में पाई से साथ मत कर दीजिएगा, नहीं तो 7/22 कर देगा चेक करने वाला। फिर अब ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बता दें, एक छतरी में 8 ताने हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। 8 ताने मतलब 8 भाग, तो 360 में आप 8 का भाग दे दीजिएगा तो थीटा का मान, त्रिज्या का मान दिया है, बस आप निकाल दीजिए। फिर अगला चैप्टर हमारा आता है 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको याद रखना सबसे पहले सबसे कठिन चैप्टर ही है, इसमें आपको फार्मूला बहुत पढ़ना पड़ेगा, घन घना बेलन को अर्धगोला पूरा गोला। सबसे पहले सूत्र पढ़िए, सूत्र का जिसको हल करें। पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन और एक छठवां नंबर दबा की कैप्सूल वाला। इसमें सभी हालांकि मोस्ट क्वेश्चन इतना पढ़ लीजिए, यदि आप आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। तो केवल जो 9 क्वेश्चन पढ़ना भी है, यदि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप पढ़ाई मत कीजिए, वो ज्यादा सही है। चलिए अगला हमारा चैप्टर आता है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर हमारा क्या है, स्टैटिक्स के बारे में, सांख्यिकी हमको पढ़ना है। सांख्यिकी में हम आपको एक बात करें, जो भी आप क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हम केवल इसमें 3 चीजें हैं भैया, माध्य, माध्यक और बहुलक, मेन, मीडियन, मॉड। माध्य में आपकी 3 विधियां होंगी, पहली होती है डायरेक्ट माध्यक, प्रत्यक्ष विधि होती है, फिर कल्पित माध्य विधि होती है, और फिर पग विचलन विधि होती है। तो तीनों विधि में से आपको कोई भी एक, आप प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए कि x बार सिग्मा f x अपॉन सिग्मा f, बस इतना आप पढ़ लीजिए, यही आप इसमें जाएगा। लेकिन मान लीजिए विधि का नाम दे दिया तो तब फिर वही बात फंस जाती है ना। तो आप यदि आप तीनों विधि पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। आप माध्य, माध्यक, बहुलक, 3 में से आप कोई 2 चीजें पढ़ लीजिए, माध्य तीनों विधि पढ़ लीजिए माध्य की, और एक बहुलक पढ़ लीजिए, माध्यक आप मत पढ़िए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यदि आपको आगे चल के सीखने की आर्ट भी आप लेकर के, आर्ट यदि आप जाते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों चीजें आपको ध्यान देते जाना। पहला क्वेश्चन दिया गया जी, हमको इसमें क्या निकालना, माध्य साक्षात्कार दर निकालना। जी माध्य साक्षात्कार दर कितनी, क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब कहेंगे सर आपने यही क्वेश्चन बताया, मान लीजिए दूसरा आ गया, तो अरे भैया आपको केवल नियम याद रखना है ना यार, ये थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन हमने बताया, चलिए बात अच्छी बात यही आ गया, तो फिर तो अपन देखेंगे, फिर जब एग्जाम हो जाए उसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन क्वेश्चन पढ़ाए थे और आए हैं कि नहीं आए। देखिए बंटन मोहल्ले में ये आपको क्वेश्चन इसमें क्या निकालना है, तो बारंबारता। हाँ यहाँ पे मान लीजिए बारंबारता है, इसका मान निकालना तो क्या करेंगे, तो फार्मूला वही आपको लगाना है। अभी बार मान लीजिए माध्य तो ठीक है डायरेक्ट आ गया, मान लीजिए माध्य के साथ में अगर माध्य मान लीजिए f का मान नहीं दिया तो वो भी आपको सॉल्व करना है। फिर इसमें आपको बहुलक निकालने के लिए आ सकता है, बहुलक में एक ही क्वेश्चन हम बताए हैं, हालांकि एक छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें आपको माध्यक निकालना है ये वाले क्वेश्चन में, और इसमें माध्यक मान लीजिए, हाँ एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़ा सा डाउट होता है, मान लीजिए माध्यक के साथ साथ में बोले एक्स वाई के मान, माध्यक हमको दिया, एक्स वाई के मान निकाल दिए, तो ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। इसी के जैसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली, उसको भी आपको याद, इसी के जैसे सेम वही क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना, वहां पे थोड़ा सा चेंज क्या किया है, यहाँ पे ये लिख दिया कि बारंबारताओं का योग 100 है, और उसमें यहाँ पे नीचे लिखा कि योग बराबर 60 है, तो आपको याद रखना है कि वही क्वेश्चन। चलिए अब बात आती है प्रायिकता में, अब हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर हमारा आता है प्रायिकता। चलिए बच्चों हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो कि हर एक चैप्टर में आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो एक फोटो बनी होगी आपकी, फोटो में नाम कुछ लिखा होगा, उसका नाम होता है, और उनका सन दिया है कब से कब तक, उसके बारे में ये बताया गया है कि ये प्रायिकता के बारे में क्या है। तो प्रायिकता बस में नहीं, आप अभी हाफ प्री बोर्ड क्वेश्चन में गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ भी पूछ लिया था, तो जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर में आपको ये ध्यान देना है, ये जो दिया होगा ब्रैकेट के अंदर सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया है प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में, मान लीजिए आ गया कि प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात कब हुआ, किस शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री गणितज्ञ जे गॉर्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। तो आपको याद रखेगा सबसे पहले कौन लिखे थे, बुक का नाम याद रहेगा, फिर कब किए थे, 1654 1705 तक किए, कौन कौन ये भी लिखा है ना, इन्होंने एक क्षेत्र में सार्थक योगदान दिया, लाप्लास 1812 में लिखी गई थी, ये बुक का नाम दिया गया है, वो एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया है, सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। आज इन कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों जैसे कि जैविक शास्त्र, वन संबंधी शास्त्र, जेनेटिक्स होता है, भौतिक फिजिक्स हो गया, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। प्रायिकता जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कौन किया था, बुक का नाम क्या था, कब किए थे, उनका सन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको सभी चैप्टर, हमने केवल एक चैप्टर में बताया ना,
आपको सभी चैप्टर में जहां जहां ये इस तरह का ब्रैकेट के अंदर फोटो दिखे, सब दिखे, उसको आपको जरूर बच्चों आपको पढ़ लेना है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, गणित में एक एक नंबर मायने रखते हैं, एक नंबर कट जाता तब पता चलता है। हमने भी जब 2013 में एग्जाम दिया था तो हमारे भी गणित से पहले 100 नंबर का पेपर आता था। 100 नंबर में हमारे केवल 2 नंबर माइनस हुए थे। 2 नंबर जब माइनस हुए थे, जब रिजल्ट आता तब पछतावा होता है कि 2 नंबर कितने मायने रखता है। तो आपको याद रखना, किसी भी समय जैसे हमने सोशल साइंस में 91 पाया था, हमें उतना नहीं था कि चलिए 9 नंबर क्यों हमारे होंगे, लेकिन गणित में केवल 2 नंबर कट गए थे, वो आज भी याद है, हमेशा याद भी रहेगा। हमें सोचते कि यदि हम पाए इतना तो आप 100 में 100 लाइए, है ना। इसीलिए जो चीजें हमसे गलती हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं कहाँ गलतियां होती है, बस आपको आसानी से ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, सबसे सरल यदि चैप्टर है तो प्रायिकता। आपको तो फॉर्मूला क्या लगाना है, P इज इक्वल टू NE/NS। NS क्या होगा, टोटल कितनी घटना, हम एक आपको बता दें क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना, एक आपको, हाँ इसमें दो फार्मूला आपको दिए जाएंगे कि पीई बराबर पीई प्लस पीई बार या फिर पीई नहीं की प्रायिकता, दो ही सूत्र हैं, पीई प्लस पीई बार बराबर 1 और दूसरा क्वेश्चन है पीई बराबर NE/NS। क्वेश्चन आपको याद रखना है छोटा सा, ठीक है ना। पांसे वाला आपको देखना है कि पांसे में क्वेश्चन क्या किया है। मान लीजिए हम एक पांसे को फेंकते हैं, फेंकने की क्या घटना हो सकती है, जिसका लूडो के डाइस में 6 होते हैं, इस प्रकार पांसे भी 6 अंक तक होते हैं। एनएस का मान 6 होगा, हमेशा याद रखना है। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या कितनी होती है, 2 ही होगी ना, 5 और 6 2 हो गई। एनएस का मान 6, आंसर हो जाएगा 2/6। अब इसी तरीके से ताश की गड्डी, मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छी खासी गड्डी गई, 52 पत्तों की एक गड्डी, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 52 पत्तों की एक गड्डी, मान लीजिए 52 पत्ते नहीं लिखता, एक गड्डी लिख दिया, तब आप क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि ताश की जो गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते ही होते हैं, है ना। इक्का कितने होंगे, इसमें कुछ बुक में आपको याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन, इनको आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे इजी चैप्टर है, बस इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा टफ है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। पूरा ताश के बारे में थ्योरी 4-5 लाइन की दी गई है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो आपको ध्यान देना है और सभी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करिए। आपके सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सूत्र से ही आते हैं, पूरी जो मैचिंग सही जोड़ी जो होती है पूरे ट्रिग्नोमेट्री से ही पूरी आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा फार्मूला भी आपको पढ़ लेना है। और इसी प्रकार से सभी विषयों की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल जीनियस अकेडमी बाय अमन सर, आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ पे भी आपको जो भी क्वेश्चन आपको करना है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको